हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सीरीज़ का थर्ड सेशन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आईएनसी के सारे सेशंस हमने कवर किए हैं अपने सेकंड टॉपिक में, और गांधीयन एरा को हम अपने फर्स्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं हमारी पहली क्लास में। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या पहली बार किया गया था? सेना के द्वारा जो विरोध था वो क्या पहली बार था, या फिर इसके पीछे और भी कई विरोध थे, या फिर कई ऐसी ब्रिटिश की नीतियां थी, और वो कौन कौन सी नीतियां थी जिसने रिवॉल्ट ऑफ 57 या फिर 1857 की क्रांति को जन्म दिया? इस क्लास में हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे जो भी रेलेवेंट फैक्ट है हमारे प्रीलिम्स में आएंगे, जो उससे रिलेटेड है। उन सारी चीज़ों को हम उसके पीछे का बैकग्राउंड भी जानेंगे और अपने रेलेवेंट फैक्ट्स को भी क्लियर करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस क्लास को, जो आपको आपके बीपीएससी को क्रैक करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा माना जाता है इस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में या हमारे देश की हिस्ट्री में। तो 1857 का रिवोल्ट कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या है, और इससे पहले क्या और भी कोई रिवोल्ट हुए थे या और भी कोई विरोध हुआ था ब्रिटिश सरकार की नीतियों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। और अब हम बात करते हैं उन सारे प्री इवेंट्स की जो 1857 के रिवोल्ट से पहले हुए थे। प्री इवेंट्स वो इवेंट्स कहे जाते हैं जो 1857 के रिवोल्ट से पहले हुए थे, और क्या क्या हुआ था, वो कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जिन्होंने इसको अंजाम तक पहुंचाया। तो 1857 से पहले 1850 में एडी में एक लॉ पास कराया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। वो था लेक्स लोकी लॉ। लेक्स लोकी लॉ की एक नीति थी, उसमें हिंदू रिलीजन के जो लोग थे उनके रिलीजन में ब्रिटिश सरकार ने अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। हिंदुओं का ये मानना था कि अगर उनका कोई पुत्र या बेटा क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और क्रिश्चियन धर्म में चला जाता है, तो वो अपने बाप की जायदाद में, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खो देगा, उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसी लॉ को बदला इस पॉलिसी ने, लेक्स लॉ की लॉ ने। और इनकी एक पॉलिसी थी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो जाते हो तब भी आपके फादर की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा, जिससे जो सारा हिंदू समाज था वो बहुत ज़्यादा खफा था। इन्होंने प्रमोट किया, ब्रिटिश सरकार ने प्रमोट किया किसे? क्रिश्चियनिटी को। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते ये कहा कि अगर कोई इस इंसान इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेनली उनके बेटों के बारे में बात की गई, सन कोई कन्वर्ट हो जाता है फिर भी उसे उसकी फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। इसकी वजह से भी बहुत सारा हिंदू समाज या आम जनता खफा हो गई, क्योंकि जो उनके रिलीजियस बिलीव और फेथ थे उस पे ब्रिटिश सरकार चोट करने लगी और उसमें ज़बरदस्ती अपनी नाक को घुसाने लगी। फिर इसी के बाद आता है हमारा 1852। ये सारी डेट्स जितनी भी प्री इवेंट्स के द्वारा आपको बताई जा रही है, ये सब इम्पोर्टेंट है और सब पे से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा छोड़ें जिससे आपका क्वेश्चन रह जाए। तो 1852 एडी में डलहौजी ने कंस्टिट्यूट किया एक इनाम कमीशन। डलहौजी ने एक इनाम कमीशन बनाया। इनाम कमीशन में डलहौजी ने ये किस लिए बनाया था? ये बनाया था ज़मींदारों के ऊपर जांच के लिए, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड के जांच के लिए। कैसी जांच? पहले तो ब्रिटिश सरकारों ने
ज़मींदारों को खुली छूट दे दी थी कि आप जितना हो सके उतना भारतीय किसान का शोषण करिए, जो करना चाहें करिए, उनसे खूब काम करवाइए अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों पे और उनसे कर की वसूली करिए और उनका एक फिक्स कर दिया था कि आप हमें महीने में या फिर साल में इतना देंगे और आपको इतना देना है, बाकी जितना मन करे उतना आप इस देश को लूटो, किसानों को परेशान करो, उनके संग क्रूरता दिखाओ और कैसा भी ट्रीटमेंट करो। जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। लेकिन जो लैंडलॉर्ड हैं, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि वो किसानों से पैसा ले रहे हैं और हमें कम देते हैं और उसमें घपलेबाज़ी होने लगी है। तो इसकी वजह से डलहौज़ी ने इनाम कमीशन का गठन किसने कराया था? इनाम कमीशन का गठन कराया था डलहौज़ी ने। डलहौज़ी ने फिर इनाम कमीशन को बनाया और इसमें लैंडलॉर्ड के ऊपर जाँच का आदेश दे दिया गया, जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, वो ब्रिटिश सरकार से खफा हो गए कि पहले अभी तक तो हम आपके लिए ज़रूरी थे क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा टैक्स की भरपाई करवाते थे और अब आप हम लोगों को ही जांच के घेरे में ला रहे हैं। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी डलहौजी की ही नीति थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे बड़ा जो फ्लो था या फॉल था वो क्या था? वो ये था कि अगर किसी भी जो राज्य है, राज्य साम्राज्य है, कोई भी प्रेसिडेंसी है जो किसी राजा रानी के अंडर में आती है, वो इंसान अपने किसी दत्तक पुत्र यानी किसी अडॉप्टेड चाइल्ड को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। अगर उनका बच्चा बायोलॉजिकल है तब तो वो उत्तराधिकारी हो सकता है, अगर दत्तक पुत्र है तो वो किसी भी तरीके से उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है और उनका वो जो साम्राज्य था, जो राज्य है, वो सीधे सीधे ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। हायर मतलब होता है उत्तराधिकारी। किसी भी तरीके से आप अपने अडॉप्टेड सन को या फिर दत्तक दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने भी जो रियासतें हैं उनको खफा किया था। फिर आता है हमारा 1857। 1857 की क्रांति में जो पूर्व के सैनिक हैं, जो हमारे भारत में पूर्व के सैनिक हैं, उनमें भी विरोध की भावना आ गई। और वो क्यों आई? क्योंकि उस वक्त जो किसान वर्ग था पूर्व में, यानी अवध के एरिया में जो हमारा किसान वर्ग था, उनके जो बच्चे थे वो सेना में भर्ती होने लगे थे। सेना में भर्ती होने लगे थे और उन्होंने ये देखा कि हमारे पिता किसान हैं और जो ब्रिटिश सरकार है वो उनसे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनको मिसबिहेव करती है, उनके संग बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है और उनकी बेइज्जती करती है। और इन सारी चीज़ों को वो जो बच्चे हैं जो सैनिक बन के भर्ती हुए थे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एक विद्रोह छेड़ा जिसको वर्दीधारी किसानों की क्रांति भी कहा गया। 1857 में ही हुआ था और इसको बोला गया वर्दीधारी किसानों की क्रांति। वर्दीधारी किसानों की क्रांति बताया गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे वो सारे रिवोल्ट जो सेना ने किए थे। 1857 का रिवोल्ट आखिरी रिवोल्ट या फिर पहला रिवोल्ट नहीं था सेना द्वारा। इससे पहले भी ऐसे कई रिवोल्ट किए जो जा चुके थे हमारे सोल्जर्स के द्वारा। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ सोल्जर, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1764 में। और क्यों किया गया था?
ये किया गया था बैटल ऑफ बक्सर में, जब एक कंटिजेंट ने, आर्मी कंटिजेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम मीर कासिम के संग लड़ाई नहीं करेंगे या वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सब बहुत ही बेरहमी से मारे जाएंगे और उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, वो जीत नहीं सकते। और ये सब कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर में। रिफ्यूज़ टू अटैक ऑन मीर कासिम। फिर आता है हमारा सेकेंड रिवॉल्ट। सेकेंड रिवॉल्ट हमारा किया गया था 1806 में। 1806 में इस रिवोल्ट को किया गया। इसको रिलीजियस रिवोल्ट ऑफ आर्मी भी कहा गया। क्या बोला गया? रिलीजियस रिवोल्ट ऑफ आर्मी। इसको रिलीजियस रिवोल्ट ऑफ आर्मी इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस रिवोल्ट के दौरान, ब्रिटिश ने बैन कर दिया था कि आप माथे पे तिलक नहीं लगा सकते, आप गले में कोई ताबीज़ नहीं पहन सकते, अपने सर पे पगड़ी नहीं लगा सकते और किसी भी तरह के जो रिलीजियस सिंबल हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते। इसको बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो आपको अब धीरे-धीरे पता चल रहा होगा कि कैसे-कैसे ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? भारतीयों के रिलीजियस स्पेस में घुसने लगी थी बिना उनसे पूछे, बिना उनकी परमिशन के। वो धीरे-धीरे भारतीयों के जो रिलीजियस बिलीफ थे, उनमें एंट्री कर रही थी, जिसकी वजह से भारतीय असंतुष्ट होते जा रहे थे। और हमारा थर्ड रिवोल्ट कब होता है? थर्ड रिवोल्ट होता है हमारा 1824 में। 1824 एडी में हमारा थर्ड रिवोल्ट होता है, जो सोल्जर्स के द्वारा होता है। ये करती है हमारी 47 रेजिमेंट ऑफ बराकपुर, जो कि ओवरसीज जाने से मना कर देती है। अब ओवरसीज के मामले में अगर हम समझें तो भारत में उस वक्त ओवरसीज जाना यानी कि समुद्र पार करके जाना, अपना देश छोड़ के जाना बहुत ही बुरा संकेत माना जाता था और अशुभ माना जाता था, क्योंकि इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगभग 1 डेढ़ महीने का समय लगता था, क्योंकि वो समुद्र को पार करते थे, वो भी शिप के ज़रिए। उसके बाद जो लोग यहाँ से चले जाते थे, वो जल्द ही वापस नहीं लौट पाते थे, क्योंकि उनको या तो सेना के कामों में लगा देते थे या उनसे मज़दूरी करवाते थे और उन्हें अलग-अलग देशों में भेज दिया जाता था लड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने घर से, अपने धर्म से दूर हो जाते थे और हिंदुस्तान के लोग उस वक्त इस बात की खिलाफत करते थे, क्योंकि इस ज़माने के हिसाब से उस वक्त इतनी सुविधा नहीं थी। तो किसने किया था हमारा थर्ड रिवोल्ट? हमारा थर्ड रिवोल्ट किया था 47th रेजिमेंट बराकपुर, 47th रेजिमेंट बराकपुर, जिसने क्या किया था? रिफ्यूज़ किया था, रिफ्यूज़ किया था ओवरसी जाने से, ओवरसी जाने से रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर आता है हमारा फोर्थ रिवोल्ट ऑफ 1844। फोर्थ रिवोल्ट 1844 में, फोर्थ रिवोल्ट 1844 में किया जाता है 64th रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी? फिरोजपुर। 64 रेजिमेंट फिरोजपुर ने किया था, और क्यों किया था? ये किया था सैलरी और अलाउंसेस के लिए, सैलरी और अलाउंसेस के लिए।
क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार दो एम दर्जे का समझती थी और उसी तरीके से ट्रीट करती थी। मान लीजिए अगर एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, एक ब्रिटिश इंसान लेफ्टिनेंट है और दूसरा हिंदुस्तान का इंसान लेफ्टिनेंट है, तो ब्रिटिश इंसान को सैलरी भी अच्छी दी जाएगी, अलाउंसेस भी अच्छे दिए जाएंगे, पूरे उनके ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यहीं अगर दूसरी तरफ हिंदुस्तान का इंसान है तो ना उसको अलाउंस अच्छे मिलेंगे, ना सैलरी पूरी दी जाएगी, ट्रीटमेंट भी बहुत बुरा होगा और काम पूरा लिया जाएगा। तो ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ फोर्थ रिवोल्ट किया गया था 1844 में 64 रेजिमेंट फिरोजपुर के द्वारा। फिर आता है हमारा 1854, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 का डाकघर अधिनियम। डाकघर यानी कि हमारा पोस्ट ऑफिस, डाकघर अधिनियम, जहाँ पे जो पोस्टल सर्विसेज थी भारतीयों की, वो बंद कर दी गई। पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया गया। तो भारतीयों को ये कहना था, ना तो अच्छा खाना आप हमें देते हैं, ना अच्छी सैलरी देते हैं, ना अलाउंसेस देते हैं, और जो बची कुची हमारी पोस्टल सर्विसेज हमें मिलती थी वो भी बंद कर दी गई थी भारतीय सोल्जर्स के लिए। इस वजह से इस रिवोल्ट को धीरे 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 करके एक धीमी आंच पे पकाया गया, एक विद्रोह की आग जो हमेशा से भारतीयों के मन में थी, और इसको हवा देता है 1857 में चर्बी वाला कांड। यानी कि कारतूसों के ऊपर जो ग्रीस लगाई जाती है, जिसे मुंह से खींचना होता है, उसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है, और वो किसकी चर्बी थी वो हम आगे जानेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट और भी फैक्ट है, अगर हम उन्हें जान लें तो इस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के रिवोल्ट के दौरान? वो थे लॉर्ड कैनिंग। फिर पीएम के इंग्लैंड के पीएम कौन थे इस वक्त? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि 1857 के रिवोल्ट के दौरान इंग्लैंड के पीएम कौन थे? वो थे पामस्टन। और भारत के एम्परर कौन थे उस वक्त? भारत का राजा कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? तो वो थे हमारे बहादुर शाह जफर। फिर उसके बाद आता है कि कंपनी कमांडर इन चीफ कौन था? तो इस वक्त कंपनी कमांडर इन चीफ था जॉर्ज एंसन। ये कंपनी कमांडर इन चीफ था। और जब रिवोल्ट शुरू हुआ तब कमांडर कौन था? तो तब कमांडर था कैंपबेल। और उस वक्त इंग्लैंड की रानी कौन थी? इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना नहीं तो आपको ये सारी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान यात्रा पे मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट वाज वन ऑफ द मेन इमीडिएट रीजन दैट ट्रिगर्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अमंग इंडियन सिपॉय। कि वो ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से भारत में 1857 के विद्रोह को भड़का दिया? किसानों पे उच्च कर, अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम लागू करना, या फिर एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, या फिर बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी। वो ऐसा कौन सा रीजन था? तो वो था यूज ऑफ ग्रीस्ड
यूज ऑफ ग्रीस कार्टिएज इन एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। तो चर्बी में काऊ और पिग यानी कि गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से ऑफेंड हो गया, क्योंकि उन्हें मुंह से खींचना पड़ता था कारतूस को लोड करने से पहले। और इस क्रांति को सिपॉय म्यूनिटी भी कहा जाता है। सिपॉय म्यूनिटी, जिसको ये नाम किसने दिया था? ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये नाम दिया था 1857 की क्रांति को। तो चर्बी वाले कारतूस को भरा जाता है 1856 में शामिल कर लिया जाता है। कब शामिल किया जाता है? 1856 में। 1856 में इसको सेना में शामिल किया जाता है और ये बात सारी जो सेना है उसमें आग की तरफ फैल जाती है सारे सैनिकों के बीच, और इस तरीके से इस विरोध को हवा मिल जाती है। क्योंकि अभी तक जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे रिलीजियस बिलीफ में एंट्री कर रहे थे। पहले तो हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए एक उपाय दे दिया, फिर उसके बाद हमारे तिलक को, हमारी ताबीज़ को, हमारे टर्बन को, इन सब को नकार दिया। फिर हमारे ओवरसीज़ जाने को भी इन्होंने वो किया। तो ये धीरे धीरे रिलीजियसली हम पे अटैक कर रहे थे, और जिसके बाद कारतूस का इस्तेमाल किया और ये अचानक से 1857 के रिवोल्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ caused resentment among Hindus by allowing property rights to convert to Christianity? किस कानून ने ईसाई धर्म अपनाने वाले को संपत्ति का अधिकार देकर हिंदुओं को आक्रोश पैदा किया? बताइए। अभी हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंडियन कन्वर्सेशन एक्ट, लेक्स लोकी लॉ 1850 या फिर रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। तो ये है लेक्स लोकी लॉ यानी लेक्स लॉ की अधिनियम 1850। What mysterious item were used as symbol to spread the message of revolt among people 1857? 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था, तो गांव-गांव लोगों को जोड़ना था, सबके पास पहुंचाना था। तो उसके पीछे जो सिंबल था कि कैसे हम लोगों को इससे जोड़ेंगे और क्या सिंबल भेजेंगे जिससे पता चल जाए कि इस क्रांति में शामिल होना है। शंख या ध्वज, लोटस या चपाती, तलवार या पगड़ी, चंदन या फिर रुद्राक्ष। तो उस वक्त जो सिंबल यूज किया गया वो यूज किया गया लोटस और चपाती, यानी कमल और रोटी। एक कमल का फूल और रोटी गांव गांव पहुंचाई जाने लगी, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि 1857 की क्रांति में सबको शामिल होना है। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का रिवोल्ट के दौरान, तो वो था लॉर्ड कैनिन। From where did the revolt of 1857 begin? 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से हुआ था, कानपुर से, लखनऊ से या फिर मेरठ से? तो 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ से। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की टुकड़ी बना के जो आर्मी है वो दिल्ली की तरफ निकल पड़ती है। कब निकल पड़ती है? 11 मई 1857 को दिल्ली की तरफ वो आर्मी की एक टुकड़ी चल पड़ती है, और 12 मई को कैप्चर्ड कर लेते हैं ये लोग दिल्ली को, जिसमें इन्होंने बहादुर शाह जफर को जाके ये मिलते हैं। बहादुर शाह जफर उस वक्त भारत की इस
क्रांति को एक नेतृत्व की ज़रूरत थी, इसलिए ये लोग बहादुर शाह जफ़र से जाके मिलते हैं और उस वक्त अपना लीडर, अपना किंग घोषित कर देते हैं ये बहादुर शाह जफ़र को, और इस क्रांति को लीड कर रहे थे ये, लेकिन ये सिंबॉलिक थे। बहादुर शाह जफ़र सिंबॉलिक थे, असली में लीड कौन कर रहा था? तो बख्त खान, क्योंकि ये बुढ़े हो चुके थे और ये उस तरीके से लीड भी नहीं कर पाते, तो रियलिटी में लीड कौन कर रहा था? बख्त खान। और बहादुर शाह जफ़र कौन थे? सिंबॉलिक थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उस वक्त का किंग कौन था या किसे लीडर बनाया गया, तो बनाया गया था बहादुर शाह जफ़र को, जिसे बूढ़े बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल पांडे हु प्लेड अ की रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a sepoy in which regiment? मंगल पांडे जिसने 1857 के रिवोल्ट में या विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 में रिवोल्ट की शुरुआत की थी, फिर अपने ही लेफ्टिनेंट बाग की, अपने ही जो ऑफिसर हैं उसकी हत्या कर दी थी, और इसी में ह्यूरोज ह्यूरोज जो है वो घायल हो गया था, और इनको फांसी कब दी जाती है? 8 अप्रैल 1857 को बाग के कत्ल में इनको फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 की शुरुआत करी, अपने ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करी, हीरोज भी घायल हुए, और फिर उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। तो हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन लखनऊ ड्यूरिंग 1857? 1857 के रिवोल्ट के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, नाना साहेब थे, या फिर तात्या टोपे थे? तो उस वक्त लखनऊ में इस 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इस रिवोल्ट में कैसे आई? क्योंकि 11 साल का जो उनका बेटा था बिरजिस कदरस, ये नाम था उनके बेटे का, बिरजिस कदरस, जिसको उन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था। अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरी तरीके से इस बात से असहमत थी, और यहाँ पर इसी लड़ाई के दौरान चीफ कमांडर चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा जाता है। चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया, और कैंपबेल ने लखनऊ को जीत लिया, लखनऊ पर कब्जा कर लिया। 18 लखनऊ पर कब्जा किया 1858 में, कॉन्कर्ड। 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लेता है कैंपबेल, जिसके बाद बेगम हजरत महल भाग जाती है। भाग के कहाँ चली जाती है? नेपाल, क्योंकि उनको ये सजेस्ट किया गया था कि आप नेपाल भाग जाइए, वरना आपकी भी हत्या की जा सकती है, आपको कैदी बनाया जा सकता है। इसकी वजह से वो नेपाल भाग जाते हैं। लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी डाइड इन विच बैटल? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? कानपुर के युद्ध में, झांसी के युद्ध में, ग्वालियर के युद्ध में, या फिर दिल्ली के युद्ध में? तो उस वक्त
रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त होती हैं तो वो होता है बैटल ऑफ ग्वालियर या फिर ग्वालियर का युद्ध। जून 1858 को उनका देहांत हो जाता है। और बैटल ऑफ ग्वालियर में कौन उनका सपोर्ट कर रहा था? तात्या टोपे की फोर्स, ये उनके सपोर्ट कर रही थी। नवाब ऑफ बांदा और राव साहिब, ये लोग भी रानी के साथ सपोर्ट में थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे ग्वालियर की इस बैटल में। तो ग्वालियर की इस बैटल में होता क्या है? ग्वालियर की इस बैटल में रानी अपने दत्तक पुत्र को, जो उनके अडॉप्टेड चाइल्ड है, अडॉप्टेड सन है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए बात करती हैं। और जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाके मना कर दिया था कि कोई भी आप अपना अडॉप्टेड सन या फिर दत्तक पुत्र उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकती, आपकी रियासत हमारे अंडर आ जाएगी। और रानी ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी वजह से वो जगह जगह जाती हैं मदद मांगने, जिसमें तात्या टोपे की फोर्स उनकी मदद करती है, नवाब ऑफ बांदा और राव साहब की फोर्स उनकी मदद करती है। लेकिन जया जयाजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया जो उस वक्त ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने मना कर दिया था रानी को सपोर्ट करने से। तो कौन सपोर्ट नहीं करता? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन नहीं सपोर्ट करता है या हु नॉट सपोर्टेड रानी इन द बैटल ऑफ ग्वालियर, तो आप लिखेंगे जयाजी जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनकी फोर्स के, इनकी जो सेना है उसकी कुछ टुकड़ी रानी को सपोर्ट करने चली जाती है। तो हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर या फिर अहमदुल्ला? तो उस वक्त बिहार में एक इंसान, बहुत नामी गिरामी इंसान हुआ, वो थे हमारे कुंवर सिंह। और ये बीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। अब कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। जमींदार थे जगदीशपुर के। वो करंट टाइम में ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। और जिस वक्त कुंवर सिंह ने 1857 रिवोल्ट की अगुवाई की थी, उनकी उम्र 80 साल की थी। 80 साल के थे कुंवर सिंह जिस वक्त इस रिवोल्ट में उन्होंने नेतृत्व किया था। उनको गोरिल्ला टेक्निक आती थी। गोरिल्ला टैक्टिक्स बहुत अच्छे से उनको आती थी। और उन्होंने लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही ब्रिटिशर्स को बिहार से भगा दिया था। फिर वो मार्च करते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ और तात्या टोपे की फोर्स के साथ जाके दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं तात्या टोपे की फोर्स को। और उनका हीरोइक सेक्रीफाइस किसे कहा गया? उनका एक हाथ जो घायल हो चुका था इस युद्ध में चोट से, उसको काट के वो फेंक देते हैं।
काट के फेंक देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले, और इसको सिंबल ऑफ ब्रेवरी के तौर पे माना जाता है। वो एक आइकन है बिहार के, और गवर्नमेंट ने उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि 1857 में उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का अद्भुत नमूना पेश किया था, इसलिए गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनको इनाम देने के लिए एक रेजिमेंट का नाम, वो कौन सी रेजिमेंट है? 23rd बटालियन, 23rd बटालियन द बिहार रेजिमेंट। द बिहार रेजिमेंट कुंवर सिंह के नाम पे ये रेजिमेंट है। और उसके बाद बिहार में ही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच हेरोइक एक्ट इज एसोसिएटेड विद कुंवर सिंह ड्यूरिंग द 1857। 1857 का वो ऐसा कौन सा वीरतापूर्ण कार्य था कुंवर सिंह का? डिस्ट्रॉय अ ब्रिटिश फोर्ट, amputated his own wounded arm, captured दिल्ली फ्रॉम ब्रिटिश, या बर्न ब्रिटिश ट्रेजरी। ब्रिटिश का खजाना जला दिया गया, अंग्रेज़ों से दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, या फिर अपना घायल हाथ काट दिया गया, या एक ब्रिटिश किले को नष्ट कर दिया गया। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं किसे सिंबल ऑफ ब्रेवरी कहा गया? अपने घायल हाथ को निकाल दिया था इन्होंने काट के, सिंबल ऑफ ब्रेवरी भी कहा गया इसे। Nana Sahib played a prominent role in which region in 1853-57? नाना साहिब ने 1857 में किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, या फिर बरेली में? तो नाना साहिब ने कानपुर में अहम भूमिका निभाई है। ये लड़ रहे थे और ये 1857 के रिवोल्ट को यहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहिब कौन थे? नाना साहिब बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, और ये तात्या टोपे भी इनका साथ दे रहे थे। और नाना साहेब को ढोंडू पंथ भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो जन्म है वो ढोंडू में हुआ था। नाना साहेब ने ये रिवोल्ट में हिस्सा क्यों लिया? उनकी नाराजगी क्या थी? पहले तो जितने भी रियासत के लोग थे, उन जितनी भी रियासतें थीं वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली गई। फिर उसके बाद जो लोग बचते भी हैं उनको, उनके नवाब को हटा दिया गया, उनके जो रखवाले हैं उनको हटा के उनको पेंशन दे दी गई कि आपको साल में इतनी पेंशन दी जाएगी या महीने में इतनी पेंशन दी जाएगी। लेकिन नाना साहिब की पेंशन को भी रोक लिया गया, और फिर उसके बाद नाना साहिब उनका विरोध करते हैं। फिर आता है हु वॉज द पॉपुलरली नोन एज द डॉटर ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्रांति की पुत्री के नाम से लोकप्रिय कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई, या झलकारी बाई? तो हम सब जैसे कि जानते हैं कि अपने शौर्य और पराक्रम की परिकाष्ठा को छूते हुए रानी लक्ष्मीबाई बनी थी द डॉटर ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर क्रांति की पुत्री। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवोल्ट इन दिल्ली? वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर है जिसने रिवोल्ट को दिल्ली में सप्रेस किया, यानी दबाया, उसको रोका? जनरल हैवलॉक, कर्नल कैंपबेल, जॉन निकोलसन, या फिर जनरल नील? तो ये है जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन ने दिल्ली में सप्रेस किया था 1857 के इस रिवोल्ट को, लेकिन वो
घायल हो जाते हैं। इनके घायल होने के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट सर आर्चडेल विल्सन। आर्चडेल विल्सन आते हैं और फिर इसके बाद वो रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को। रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को किससे? रिबेल्स से, जो विद्रोही हैं उनसे रिकैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को। हु वाज मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? जैसे कि अभी हम सब पढ़ के आए हैं कि 1857 रिवोल्ट के दौरान वो मुगल एम्परर कौन था जिसने नेतृत्व किया था? तो वो थे बहादुर शाह जफर, जिसको हम बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद से खत्म हो गया था मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से। नेम द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट लेड बाय तात्या टोपे। तात्या टोपे के जरिए कौन सा वो केंद्र है जहां से वो नेतृत्व कर रहे थे? झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर ग्वालियर? तो झांसी में जैसे कि हम जानते हैं कि झांसी रानी की थी, तो यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी। कानपुर में कर रहे थे नाना साहेब। ग्वालियर में कर रहे थे कौन कौन? एक तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और मेन लीड किया जा रहा था, लखनऊ से लीड किया था तात्या टोपे ने। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्वालियर में दो लोग लीड कर रहे थे, एक लक्ष्मीबाई, दूसरा तात्या टोपे। फिर उसके बाद जो नवाब मिल गए थे, ये तीन चार लोग थे जो मिलके वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे। लेकिन मेनली तात्या टोपे कहाँ से, किस सेंटर से रिवोल्ट को अंजाम दे रहे थे? वो है लखनऊ। Who among the following did not participate in the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या फिर ग्वालियर के सिंधिया ने? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि ग्वालियर के सिंधिया ने मना कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए। क्यों? पहली बात तो वो ब्रिटिश से लॉयल थे, उनकी लॉयल्टी पे सवाल उठ जाता। लॉयल थे किससे? ब्रिटिशर्स से। फिर उसके बाद उनको डर था किस चीज़ का? कि उनका जो राजपाट है, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो पावर है, वो उनसे छिन जाएगी। फियर था इस बात का उन्हें। और वो रिबल्स के संग उनकी राइवलरी थी, तो वो बदला भी लेना चाहते थे। इसके कुछ मेन कारण हैं, वो डिपेंड भी करते थे। डिपेंड किस पे थे वो? वो डिपेंड करते थे ब्रिटिशर्स के सपोर्ट पे। वो चाहते थे कि उनकी जो पावर है वो हमेशा बनी रहे। तो रिबेल्स, जो हमारे विद्रोही हैं, रिबेल्स, उन्होंने 1858 में ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था। ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था और इसके बाद किसने किया था कैप्चर? रानी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स के एक लीडर ने इसको रिकैप्चर किया। ब्रिटिशर्स के एक लीडर ने इसको रिकैप्चर किया, उसको छुड़वा के उनकी संध्या की लॉयल्टी की इनाम में, यानी कि तुम हमसे वफादार हो, इसके इनाम में उनको ये वापस दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इंग्लिश मैन शोन द मंगल पांडेज फ्रेंड इन पॉपुलर मीडिया?
मंगल पांडे, ऐसा कौन सा लोकप्रिय मीडिया में मंगल पांडे का मित्र है जिसको अंग्रेज बताया गया, मतलब कि जो अंग्रेज था उसको मंगल पांडे का मित्र बताया गया? तो कैप्टन विल्सन गार्डन, विलियम गार्डन, जॉन निकोलसन, जनरल नील या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इसका आंसर है कैप्टन विलियम गार्डन। और इस कैरेक्टर को फिक्शनल भी माना जाता है, यानी कि काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत। अगर कभी आ भी जाता है तो आप हमेशा कैप्टन विलियम गार्डन ही टिक करेंगे। What was one major outcome of revolt in 1857? 1857 के रिवोल्ट का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पुनरुद्धार हो गया, या फिर भारत एक गणराज्य बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन शासन शुरू हुआ, और भारत के प्रांतों में विभाजित भारत को प्रांतों में विभाजित किया गया? क्या हुआ था? तो यहाँ पे कंपनी के रूल को ख़त्म किया जाता है और सीधा सीधा क्राउन रूल की शुरुआत हो जाती है। गवर्नर जनरल से अब वॉइस रॉय की पोस्ट आ जाती है। ये सारी चेंजेस किए गए, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो पहला चेंजेस क्या था कि रिवोल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है उनकी नीतियों से, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे और वो देख रहे थे कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पे सीधा सीधा क्राउन रूल आ जाता है, यानी रानी का राज्य आ जाता है यहाँ पे। फिर जो हिंदुस्तानी है उनका रेशियो कम किया जाने लगा ब्रिटिश सेना में, उनका रेशियो कम किया जाने लगा और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका बढ़ाया गया। Which act transferred Indian administration from East India Company to British Crown after the 1857? 1857 किस अधिनियम में 1857 के बाद भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये अधिनियम अधिनियम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था लॉर्ड कैनिन ने। कहाँ से? इलाहाबाद के रेड फोर्ट से। इलाहाबाद के रेड फोर्ट से इसकी घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। इसी के साथ हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे आज के। वाई वॉज लॉर्ड कैनिंग कॉल्ड द क्लेमेंसी कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंसी कैनिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सभी विद्रोहियों को कठोर दंड दिया था, विद्रोह के बाद उन्होंने उदारता दिखाई, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, या फिर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया? तो उन्होंने उस वक्त जब विद्रोह किया गया था तो उसके बाद जो भारतीय हैं उनके संग उदारता दिखाई थी। उन्होंने जो सामूहिक हत्या है, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत नाराज थी, इसलिए वो चाहते थे कि सामूहिक हत्या की जाए, लेकिन सामूहिक हत्या को नकार दिया था कि सामूहिक हत्या और अंधाधुंध फांसी नहीं दी जा सकती। और जो लोग बहकावे बहकावे में आके जिन्होंने इस विद्रोह में शामिल हो गए थे उनको भी माफी दे दी थी इन्होंने। एक उदारपन दिखाया था, क्योंकि अगर ये ज़्यादा सामूहिक हत्या करते या फिर अंधाधुंध फांसी दे देते तो भारतीय लोग और खफा हो जाते और ये रिवोल्ट और भी ज़्यादा गहरा जाता और इससे कोई भी फायदा नहीं होता। और भारत में उस वक्त असंतोष बढ़ चुका था और ये असंतोष की भावना को और हवा नहीं देना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने
विनम्रता और उदारता दिखाई, इसलिए उनको कैलिमेसी कैनिंग भी कहा जाता है। आई होप आप सबको ये क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपको नहीं समझ में आया, उसको आप कमेंट में बताइए, उसका आपको आंसर मिलेगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान यात्रा पे। बहुत बहुत धन्यवाद।